आकाशवाणी के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नया धारावाहिक जिसका नाम है गोरा। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की एक महान कृति है। सामाजिक मान्यताओं के बीच मानव हृदय की अनुभूतियों की उथल-पुथल और मनुष्यता के संवाहक भारतीय मानस की तलाश इस उपन्यास की कथा वस्तु है। ये उपन्यास सामाजिक चिंतन के नए आयामों का निर्माण करता है। तो आइए आज हम सुनते हैं इस धारावाहिक की पहली कड़ी। अरे संभालिए ने। अरे ये तो बेहोश हुए जा रहे हैं। देखिए, थोड़ी हिम्मत करिए, मेरा घर सामने ही है, वहां चलिए, थोड़ी देर आराम करके चले जाइएगा। अरे देखकर नहीं चलते हो क्या तुम? ऐसे दौड़ाते हो गाड़ी जैसे कंपनी की रेस हो रही है। समझ में नहीं आता है। थोड़ी हिम्मत रखिए। आप इनके साथ हैं? जी। अरे हाँ, इन्हें थोड़ा सा सहारा दीजिए। अरे ये तो बेहोश हुए जा रहे हैं। पकड़िए वहां से जरा। चलिए आराम से। इधर 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 को, इधर थोड़ा इधर। बस यही है मेरा घर। आराम से आराम से, बस इधर लेट जाइए। बहुत दर्द है बाबा। चोट ज्यादा लगी है क्या? हाँ? ये कहाँ? बहुत दर्द है क्या बाबा? देखिए, आप इन्हें संभालिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बिल्कुल पास में ही है, मैं अभी आया। अरे बाबा, अभी डॉक्टर आ जाते हैं। बाबा बस डॉक्टर आते ही होंगे। आइए डॉक्टर साहब, ये है। कहाँ लगी है चोट? जी, सिर में और कोहनी भी और पीठ में भी। कोई बात नहीं। आपका नाम? मेरा नाम परेश चंद्र भट्टाचार्य। घबराइए मत भट्टाचार्य जी, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, आप इन्हें ये दवाई दीजिएगा और इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा विनय बाबू, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। घबराइएगा नहीं भट्टाचार्य जी। वो आपकी फीस कहाँ भेजूं? अरे चिंता न करें बाबा, हो जाएगा। थैंक्स डॉक्टर। ओके। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इनका ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, चलिए। बाबा ठीक हो जाएगा आपका दर्द, मैं अभी आपको दवाई दे देती हूँ। आपने इन्हें दवाई दी थी? जी। चलो अच्छा किया। तुम्हारा नाम? जी, मेरा नाम है विनय भूषण चट्टोपाध्याय। बेटा, मैं भी साथ ही 78 नंबर मकान में रहता हूँ। अच्छा, कभी आओ। जरूर आऊँगा। ये बताइए कि अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब के हाथ लगाते ही ठीक हो गया। अच्छा बेटा, वो डॉक्टर साहब की फीस? आप चिंता ना करें, डॉक्टर की फीस भिजवा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप। बाबा, वैसे तो मैंने दूसरी घोड़ा गाड़ी मंगवा ली है, चाहे तो आराम कर लें और थोड़ी देर में चले जाएं। नहीं बेटा, चलता हूँ। घर में लोग परेशान होंगे, कहेंगे बूढ़ा किधर चला गया। बेटी, थोड़ा
बेटा जी जी थोड़ा सा अरे, सहारा दे। उठिए, बाबा आराम से। चलो चलो बेटी। अब मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। ठीक है, आइए बाबा, चलते हैं बाहर। घोड़ा गाड़ी आ गई है, आराम से। बस उधर से। जी बस ठीक है, आराम से। चढ़ जाएं घोड़ा गाड़ी पे। लाई लाई। उठा दीजिए ध्यान से जी जी हाँ, आराम से ले जाना भाई, आराम से, समझे? जी बाबू साहब। अरे, ये लड़की कौन थी? मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा। हाँ, कैसा मूर्ख हूं मैं भी, एकदम इम्प्रैक्टिकल। कौन है? 26 नंबर यही है। हाँ, यही है। विनय बाबू। अच्छा, आ रहा हूँ। तुम मुझे दीदी ने भेजा है। दीदी? हाँ, और साथ ही ये लिफाफा भी दिया है। हाँ, लाओ देखो तो। ये लीजिए। आओ, अंदर आओ, जी। बैठो। विनय बाबू, ये दीवार पर किसका चित्र है? ये जी। ये मेरे बंधु हैं, गौरव मोहन। मैं उसे गोरा कहकर पुकारता हूँ। बचपन में हम एक साथ ही पढ़े हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सतीश चंद्र मुखोपाध्याय है। अच्छा, तो आप हैं सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। जी। अच्छा, आपकी दीदी का नाम क्या है? दीदी का नाम सुचरिता है, पर पहले उनका नाम राधा रानी था। सुचरिता। अच्छा, ये इस लिफाफे में क्या है? इसमें डॉक्टर की फीस है। अरे, ओ, ये आपकी दीदी ने भेजा है? जी। इतने रुपए? भला वो डॉक्टर की फीस क्यों देंगी? ये लो, वापस ले जाओ, फीस तो मैंने दे दी है। नहीं, इससे दीदी नाराज होंगी। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोग रहते कहाँ हो? यहीं पास ही में, परेश बाबू के साथ। अच्छा, और ये परेश बाबू आपके क्या हैं? पिता। पिता? हाँ, हम दोनों को उन्होंने ही तो पाला है। उन्होंने ही तो दीदी का नाम राधा रानी से बदलकर सुचरिता रख दिया। अच्छा, वैसे तुम बड़े होशियार बच्चे हो। बच्चा? चलो, बड़े सही। अच्छा, ऐसा करो, ये लिफाफा वापस ले जाओ, तुम्हारी दीदी को मैं समझा दूंगा। नहीं, इसे मैं वापस नहीं लेके जाऊंगा, मैं चलता हूँ। मैं साथ चलूं? क्यों? अकेले जाओगे? अकेला आ सकता हूँ, जा नहीं सकता क्या? अरे, फिर भी कितनी घोड़ा गाड़ियां इधर से उधर, उधर से इधर भाग रही हैं सड़क पर। मुझे डर नहीं लगता। एक बार तो मैंने घोड़ा गाड़ी के घोड़े की लगाम खींच दी थी। अच्छा, चोट नहीं लगी? मुझे नहीं, घोड़े को। हाँ? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगा। ठीक है, पास ही में घर है, आइए। चलो आप। ये लीजिए, पहुंच भी गए। यही तो है हमारा घर। अरे, 78 नंबर? हाँ। और मुझे पता भी नहीं कि यहाँ तुम, यानी सुचरिता जैसी भली लड़की रहती। आइए ना, अंदर चलिए। नहीं, फिर कभी। अच्छा, तो आप मुझे घर तक छोड़ने आए थे? यही समझ लो। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी अच्छा। आओ, बैठो गोरा। बाहर तो बहुत तेज बारिश है। हाँ, मैंने कलकत्ता की बारिश, कलकत्ता की उमस, कलकत्ता के रसोगुल्ले और कलकत्ता के आंदोलन, सभी कुछ चर्चा की बातें हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं?
तुम कभी गलत भी होते हो क्या? पता नहीं, पर हाँ, हमारी हिंदू हितैषी सभा का कामकाज लगता है ठीक दिशा में नहीं जा रहा। ऐसा क्या हुआ गोरा? क्या हुआ? आज तुम ही मुझसे आकर पूछ रहे हो कि परेश बाबू के घर हुआ। मुझे उनका निमंत्रण है, तो गए क्यों नहीं? सोचा कि तुमसे राय ले लूं तो। घर बैठकर सोचते रहने से कि मैं चला जाता तो उससे तो चले जाना ही ठीक था। लेकिन फिर भी तुम जानते हो गोरा, मैं तुमसे राय लिए बिना कोई कदम नहीं उठाता हूं। देखो विनय, हिंदू हितैषी सभा हमने क्यों बनाई है? ध्यान रहे, मैं इस सभा का सभापति हूं तो तुम इसके सेक्रेटरी हो। इसलिए हिंदुओं की भलाई के नाते सोचने करने का जितना दायित्व मुझ पर है उतना तुम पर भी है। मानता हूं गोरा, और मानते हुए भी तुम उस ब्रह्म समाजी परेश बाबू के घर जाना चाहते हो, जो रात दिन घोर तरीके से हिंदू धर्म का विरोध करते रहते हैं। अब उन्हीं के पास जाना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हें बुलाया है। गोरा, मैं उनके विचार भी जानना चाहता हूं। नहीं विनय, तुम्हारे मन में खोट है। तुम्हारे वहां जाने का कारण यह नहीं, सुचरिता है। सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें लव हो गया है, लव। अब गोरा, एक दूसरे के बारे में सवाल उठाने से तो कोई छोटा बड़ा या अच्छा बुरा नहीं हो जाता। अब उस दिन अविनाश भी तो ब्राह्मणों की बुराई कर रहा था, तब। अविनाश ठीक बातें कर रहा था, लेकिन उससे यह साबित तो नहीं होता कि ब्रह्म समाज में सब कुछ ठीक है। देखो विनय, अगर समाज का एक वर्ग सभी नियम सभी कायदे तोड़कर चलने लगे तो यह स्वाभाविक नहीं है। इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। जो स्वाभाविक हो वो अच्छा भी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है गोरा। विनय, हमें मतलब है स्वाभाविक से। दुनिया में 2-4 लोग अच्छे भी रहें तो रहें, लेकिन ये समाज स्वाभाविक ही रहे तो हितकारी है। ब्राह्मण लोग सब उल्टा पुल्टा करें और उसका कोई विरोध भी ना हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन निंदा करने से ही तो सब ठीक नहीं हो जाता है ना। निंदा? ये वो निंदा नहीं है विनय जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की करता है। किसी समाज की निंदा नहीं होती, उसका विरोध होता है, प्रतिरोध होता है, आलोचना होती है। और जहां तक निंदा का ही प्रश्न है तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी की निंदा नहीं की? की है, बहुत की है। बाद में सोचता हूं तो उसके लिए शर्मिंदा भी होता हूं। लेकिन गोरा, यहां प्रश्न और है। नहीं विनय, यह संभव नहीं है। आखिर तुम डरते किस बात से हो? तुम्हारी कमजोरी से। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम अंदर से कमजोर हो रहे हो। मुझे उन्होंने निमंत्रित किया है गोरा, और मैं चाहता तो तुमसे बात किए बिना ही वहां चला जाता, पर मैंने तुमसे बात करना जरूरी समझा। ब्राह्मण के लड़के होकर तुम उसके घर जाओगे? बहुत बकबक करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम गड्ढे में गिरना चाहते हो तो गिरो, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, आज जाओगे, कल उनके घर का खाना पीना शुरू कर दोगे और 2-4 दिन में ब्रह्म समाज में नाम लिखवा कर उसके प्रचारक बन जाओगे। चुप क्यों हो? समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या जवाब दूं मैं। मुझे तो लग रहा है विनय कि परोसने वाला हाथ सुंदर हो तो तुम्हारे लिए मलेच्छ का अन्न भी देवता का भोग हो जाएगा। अब चुप ही रहो गोरा। क्यों? बुरा लगा? सच बुरा ही लगता है विनय। एक तरफ तुम उधर आकर्षित हो रहे हो जिधर मैं स्त्री जाति का सम्मान करता हूं गोरा। इसीलिए तुम्हें उसका उल्लेख भी सहन नहीं होता। गोरा, हमारे शास्त्रों में भी नारी जाति की पूजा की बात कही गई है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी जाति की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। मेरे सामने शास्त्रों की दुहाई मत दो। जानता हूं, पूजार्हा गृह दीप्त्या, इसीलिए तो वो पूजा की पात्र है ना, कि वो गृह को दीप्त कर देती है, प्रकाश और मंगल से भर देती है, पुरुष के हृदय तक को प्रकाशित कर देती है, यही ना। लेकिन विलायती शास्त्र में तो कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं। वहां लव है, वहां कदम्ब, कंचन और कामिनी है। वहां तो जड़ में एक ही भाव है विनय, और वो है वासना। मुझे डर है कि हमारे भारत के पुरुषों में कहीं यही भाव सवार ना हो जाए और तुम भी उस भाव बहुत में... हो गया गोरा, बहुत हो गया, अब रहने दो। बहुत कहां हुआ। देखो विनय,
जानते हो हमारी कठिनाई क्या है? क्या है हमारी कठिनाई? बोलो, तुम ही बोलो। हमारी कठिनाई ये है विनय कि हमने नारी और पुरुष को सहज भाव से देखना नहीं सीखा। नहीं सीखा कि इन दोनों की अपनी अपनी जगह है और वो जगह उन दोनों को मिलनी चाहिए। हम जगह नहीं देते, कविताएं लिखते हैं। समझ रहे हो ना? चलो माना गोरा कि हमने ये सब नहीं सीखा, तो क्या हम सिर्फ त्याग में ही नहीं उलझे रहते? विनय, मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी तुम जानो। अरे और क्या जाने गोरा, इतना गरज क्यों रहे हो? अरे महीम दादा, ऊपर क्यों चले आए? तुम्हारी गरज से मुझे लगा कि कहीं बरसात की घटा हमारी छत पर ही आकर ठहर तो नहीं गई। आज मामला क्या है? लगे हाथ आज अंग्रेज को आधा सागर तो पार करवा ही दिया जाए। नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं, बस यूं ही बात कर रहे थे। अच्छा, चलता हूं। ये शरीर भी तो साथ नहीं देता, ऐसा मोटापा भी किस काम का। लगता है दादा ने भी हमारी बातें सुन ली। तुम बोलते भी हो तो बस। हाँ, बोलता तो हूँ, बोलता हूँ तो बस बोलता ही चला जाता हूँ। पर अब लगता है कि सुनने वाले के लिए सहन करना कितना कठिन होता होगा। क्षमा करना विनय, आओ नीचे चलिए। चलो। अरे लगता है कोई और भी ऊपर की ओर आ रहा है। देख तो कौन है? अरे ये तो माँ है। प्रणाम माँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी वीनू ही आया होगा। गोरा, हर किसी के साथ तू ऐसे वार्तालाप थोड़े ही करता है। वीनू बेटा जी। इतने दिन कहाँ था? बीमार तो नहीं रहा? अरे नहीं माँ, बस ये आंधी पानी। हाँ, अभी तो आंधी पानी ने नहीं आने दिया, फिर कहोगे धूप पड़ रही थी इसलिए नहीं आया। हाँ, अब असली बात क्या है ये तो ईश्वर ही जाने। अरे गोरा, ऐसा क्यों कहते हो? मैं तो अरे गोरा, आदमी का मन सभी दिन एक साथ थोड़े ही रहता है। वीनू चल मेरे कमरे में चल, तेरे लिए कुछ रखा है खाने को। वाह माँ, उसे ले जा रही हो खिलाने के लिए और मैं? हैं? ये नहीं होगा माँ। विनय अच्छा लड़का है, तेरी तरह कट्टर नहीं है। तू ही है जो उसे बांध कर रखना चाहता है। ठीक है माँ, तू भी सुन ले। जब तक तू ख्रिस्तान लड़की लछमिया को छुट्टी नहीं दे देती तब तक तुम्हारे कमरे में खाना ना होगा। अरे गोरा, तू कैसी बातें करता है? और वो भी लक्ष्मिया के बारे में? उस लक्ष्मिया के बारे में जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है? अरे तू बीमार पड़ा, तुझे माता निकली, तो यही लक्ष्मिया थी जो तेरी सेवा करती रही। उसने कभी नहीं कहा कि वो तेरी सेवा नहीं करेगी। जो भी हो माँ, उसे घर बनवा दो, पेंशन दे दो, जो चाहो कर दो, लेकिन उसे अब यहां नहीं रखा जा सकता। देख गोरा, अगर तू समझता है घर, पेंशन, पैसा देकर सभी कर्जे चुकाए जा सकते हैं तो ये तेरी भूल है। लक्ष्मिया तुझे देखे बिना मर जाएगी। ऐसी बात है तब तुम्हारी मर्जी, पर विनय तुम्हारे कमरे में नहीं खाएगा। ये नियम तो मानना ही होगा। ये तो निरी जिद है बेटा, नियम नहीं। एक बात पूछूं माँ? पूछ। तुम इतने बड़े शिक्षक खानदान से हो, फिर भी ऐसा नहीं मानती? मैं भी बड़ा आचरण मानती थी बेटा, तब तेरे पिता नहीं मानते थे। मैं शिव की प्रतिष्ठा करके पूजा करने बैठती तो वे मूर्ति उठाकर फेंक देते। वे हमेशा सब जगह मुझे साथ लेकर घूमते। साहब उनसे बहुत खुश रहते थे। उनकी तनख्वाह जल्दी बढ़ जाती, तबादला नहीं होता। पर क्या वे मेरा आचार भंग कर सके? नहीं। फिर अब? हाँ, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब बुढ़ापे में एकाएक पवित्र हो गए हैं, सबसे ज्यादा धर्मपरायण। और तुम्हारे संस्कार? मेरे संस्कार? 7 पीढ़ियों के संस्कार एक एक करके फेंक दिए गए। अब एकाएक फिर जम जाएंगे क्या? चल मां, माना कि शास्त्र ना सही, नियम ना सही, लेकिन स्नेह का मान तो रखोगी ना? ये तो मुझसे कह रहा है बेटा। मैंने तुझे गोद में लेते ही आचार बहा दिया। तू क्या समझेगा? ये बात कोई माँ ही समझ सकती है। कैसी बात माँ? छोटे शिशु को छाती से लगाकर ही
ये समझ में आता है कि दुनिया में कोई भी जाति लेकर जन्म नहीं लेता। जात उसे हम देते हैं, समाज देता है। तू स्नेह की बात करता है और कहता है कि लक्ष्मिया को घर से निकाल दूं। तू जब मेरी गोद में आया तो मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि तुझसे मेरी गोद, मेरा घर भरा रहे, बस। तो दुनिया की किसी भी जाति के लोगों के हाथ का पानी पी लूंगी। लेकिन माँ, जो लोग शास्त्र मानते हैं उनके घरों में भी तो बच्चे रहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शास्त्र का आचार मानने वालों के लिए ईश्वर ने अलग विधान बनाया है और तुम्हारे लिए अलग। विनय, तू चुप क्यों है बेटा? हाँ, माँ बेटे की दलीलें सुन रहा हूँ। तुझे क्या लगता है? माँ, अभी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ मैं। गोरा, विनय मेरे कमरे में नहीं खाएगा। मैं तेरे पांव पड़ता हूँ माँ, पर समझ में नहीं आता कि मैंने जैसा तुझे बनाना चाहा तू वैसा क्यों नहीं बना। फिर सोचती हूँ, जिसने तुझे मुझे दिया उसी ने तुझे ऐसी बुद्धि भी दी होगी। पर एक बात कहती हूँ बेटा, जिसे तू धर्म कहता फिरता है ना, उसे मैं नहीं मान सकूंगी। तू मेरे हाथ का ना खाए न सही, मेरे कमरे में न जाए न सही, पर मैं तुझे देख तो सकूंगी ना। चल विनय, ये किसी ब्राह्मण के हाथ से ही खिलवा दूंगी, लेकिन मुझे लक्ष्मिया के हाथ से खाने में कोई रोक ना सकेगा। हाँ, तू चल माँ, मैं आता हूँ। ठीक है। गोरा, तुमने माँ को ये सब कहकर अच्छा नहीं किया। देखो विनय, तुम माँ की तरफदारी ऐसे ही मत करो। वो माँ है, तुम्हें खाना वैसे भी खिला देगी। वो बात नहीं है गोरा, लगता है तुमने उसका दिल दुखाया है। माँ को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता विनय, लेकिन माँ है इसलिए वो शास्त्र का आचार व्यवहार ना माने, ये मुझसे सहन ना होगा। अगर भारत की हर माँ ऐसे ही करने लगे तो क्या होगा? जो भी हो गोरा, मुझे लगता है कि माँ के दिल में कोई ऐसी बात जरूर है जो वो हमें समझा नहीं पा रही है। ये सब तुम्हारी कल्पना है। तुम में यही एक कमी है गोरा, यही एक कमी है कि तुम हर दूसरे व्यक्ति की बात को कभी कोरी कल्पना कहकर तो कभी शास्त्र विरुद्ध कहकर झुटला देते हो। पर मेरे विचार में तुम्हें दूसरों की और खास तौर पर माँ की बात को ध्यान देकर सुनना चाहिए। सुनता हूं, पर उतना ही जितना जरूरी हो। जितना जरूरी हो यानी कितना जरूरी है ये भी तुम खुद ही तय कर लेते हो? हाँ, देखो विनय, मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मैं अपने लिए जो मानदंड तय करता हूं वो सही होते हैं। गलत और सही भेद करने की तमीज मुझ में है, लेकिन गलत सुन सुनकर गलत ही सही लगने लगे ऐसी आशंका रहती है। इसलिए अच्छा यही है कि गलत ज्यादा मत सुनो। क्यों? पता नहीं गोरा, तुम सही हो या माँ, पर मुझे लगता है कि तुम में गहराई भी है और विस्तार भी। पता नहीं। चल चल, अब तू भी लगा झाड़ने फिलॉसफी। चल नीचे कुछ खा लेते हैं, माँ इंतजार कर रही है। चल। अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा की पहली कड़ी। इसका निर्देशन किया दीपक त्रिपाठी ने। रेडियो नाट्य रूपांतर किया प्रताप सहगल ने। ध्वनि अंकन किया शालिनी शर्मा ने। ध्वनि संपादन किया गोपाल रावत ने। और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे हर्ष बाला, S.K. बत्रा, नरेंद्र जोशी, कीमती आनंद, दीपा रॉय, सादिया रहमान, कुमकुम जैन, अंशुल वर्मा और पारस शर्मा। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।